आरएसएस और बीजेपी में तलवार खींची हुई है, इसके सबूत अब खुलकर सामने आने लगे हैं। बहाना है राम मंदिर। सोचिए, राम मंदिर के बहाने पूरे आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कर्नाटक के गृह मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस अपना पेपर दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी चुप है। आखिर बीजेपी और आरएसएस में क्या पक रहा है? क्या ये आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जंग है? नहीं, आरएसएस के भी लोग मोदी के साथ हैं और बीजेपी के भी लोग कुछ आरएसएस के साथ हैं। मतलब बीजेपी में रहने वाले भी मोदी के खिलाफ हो सकते हैं, अमित शाह के खिलाफ हो सकते हैं, और आरएसएस में भी रहने वाले लोग मोहन भागवत के खिलाफ हो सकते हैं। और ये खुलकर चल रहा है। जिस तरह से अयोध्या में चोरी की खबरें अखबारों में छपी, लगातार छपी, रोज छपी, हेडलाइंस छपी, इसका मतलब है कि ये सब कुछ आसान तो नहीं था। कहीं ना कहीं से स और मात का खेल चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चंपत राय, मिश्रा और गोपाल राव लगातार अयोध्या में बने हुए हैं, एफआईआर तक नहीं हुई, और जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी रिमांड तक नहीं ली गई, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर डिफेंड कर रहे हैं खुद को, इसका मतलब है कि केंद्र, आरएसएस और यूपी के योगी सरकार में तलवारें खींची हुई है। अब सोचिए, राम मंदिर के चोरी का जब खबरें लीक होने लगी तो कुछ बीजेपी की भी खबरें लीक हुई। मोहन यादव के लैंड स्कैम की खबरें लीक की गई, जबकि मोहन यादव का परिवार पहले से जमीन जायदाद वाला है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बनता है। फिर एक और खबर लीक हुई, चौधरी जी जो खीरा वाले हैं मंत्री, कृषि राज्य मंत्री, 99 लाख की सब्सिडी मिल गई। ये खबरें ऐसे नहीं चल रही है। अब खबर आ रही है कि राम मंदिर में, ये सूत्र है, खबरें छन छन कर आ रही है कि राम मंदिर का नया ट्रस्टी जो है वो अवस्थी जी हो सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इस बात के तो साफ संकेत हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच बड़ा घालमेल है और बड़ा खेल चल रहा है। आरएसएस के निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, तो अमित शाह और मोदी के निशाने पर आरएसएस है, और दोनों के खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन का लंबा खेल चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो बाकायदा यहां तक कह दिया है कि आरएसएस की पहली पसंद अब मोदी नहीं रहे। पिछड़े के नाम पर आरएसएस ने जरूर उनको प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन याद कीजिए 2024 के चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे 240, उसके बाद मोहन भागवत ने रौद्र रूप अपनाया था और वो लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे, गिन गिन कर गलतियां निकाल रहे थे। वो तो शुक्र हो एसआईआर का और चुनाव आयोग का। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, बिहार में एक सरकार बनाई गठबंधन की, और बंगाल जीत लिया। नहीं तो 240 जब आई थी बीजेपी की, तभी उनको साइडलाइन करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद सोचिए किस तरह का खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गुट को अभी भी डर लगता है कि क्या पता कल क्या खेल हो जाए, इसीलिए सांसदों का इंतजाम किया जा रहा है। और सांसद ऐसे जो शाह और मोदी के खेमे के हों। उद्धव ठाकरे ने तो यहां तक कहा है कि आरएसएस की पहली पसंद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, मोदी नहीं। तो क्या देवेंद्र फडणवीस और योगी ये दोनों आरएसएस की पहली पसंद हैं? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब योगी आदित्यनाथ और मोदी जी में 36 का आंकड़ा है, ये तो अखिलेश यादव बताते रहे हैं।
तस्वीरें भी कई बार गवाही देती है। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि यूपी में कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो या फिर शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपको बता दें कि इस समय नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, वैश्य समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक भी दलित समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। तो क्या वो यूपी में दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ताकि एक तीर से दो निशाना साधा जाए, सपा और बसपा दोनों को किनारे लगा दिया जाए? लेकिन क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वहीं साथ में सबको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य पहली पसंद थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुट के, लेकिन आरएसएस की पहली पसंद थे योगी आदित्यनाथ। तो ये तलवार खींची गई है, राजनीति में तलवार खींच रही है। और इसमें आप सोचिए तो शुक्र मनाइए कि टीवी और अखबार जो है वो आरएसएस में बटा है और बीजेपी में बटा है। अगर यही खींचतान दलित पिछड़े नेताओं की पार्टी में चलता तो अब तक आपको सारी खबरें रोज दिखाई जाती। तो अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी को 240 का डर सता रहा है, इसीलिए वो पक्का करने के लिए अपना पक्ष हो सकता है कि कैबिनेट का रिसफल होने वाला है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की जहमत तो नहीं उठाएंगे, हो सकता है रिसफल कर दें, उनको मंत्रालय बदल दें। नीतीश कुमार जिनके पास लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद हैं, वो उनको अपने साथ रखना चाहेंगे। इससे मैसेज जाएगा कि पिछड़ा और उड़ीसा, झारखंड में महतो, उड़ीसा में मंडल, बंगाल में महतो मंडल, बिहार में कुर्मी मंडल को उनको साधना है। और साथ में यूपी में पिछली बार यादव, कुर्मी, कुशवाहा, त्रिवेणी संघ ने एक साथ वोट किया था और नतीजा बीजेपी 37 सीट गंवा चुकी थी। तो नरेंद्र मोदी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी तो हैं, उनको राजनीति का नस नस पता है, लेकिन आरएसएस को चाहिए अपना प्रधानमंत्री। आरएसएस को लगता है कि नरेंद्र मोदी पिछड़े के नाम पर सत्ता में आ गए, अब पिछड़ा को दरकिनार किया जा सकता है, या तो ब्राह्मण समाज के देवेंद्र फडणवीस या ठाकुर समाज के योगी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं इस सहमत के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पलड़ा भारी है। खबर तो ये भी गॉसिप है राजनीति में कि अगला राष्ट्रपति प्रधान जो है वो बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, और अमित शाह अगला प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन वो आरएसएस की पसंद होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो राजनीति में सौ और मात का खेल चलता रहता है, लेकिन ये तो तय है कि लगातार आरएसएस राम मंदिर में चोरी के बाद बैकफुट पर है। सवाल पूछा जा रहा है कि चरित्र निर्माण वाली संस्था की ये हालत है। एक यूपी के तो शख्स ने यहां तक कह दिया कि राम मंदिर नहीं, ये आरएसएस का दफ्तर है। और प्रियांक खड़गे पूछ रहे हैं कि आरएसएस के पास इतना पैसा कहां से आता है, इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। तो शह और मात का खेल जारी है। विपक्षी दलों को भी और विपक्षियों को भी मौका मिल रहा है। ये तो बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस के जितने तीर थे वो भी खाली हो चुके हैं। आरएसएस के तर्कस के जितने तीर थे राम मंदिर के बाद वो सब कुंद पर गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस की लगभग 100 साल पूरे होने वाली है। आरएसएस की पूरी साख को राम मंदिर के घटना ने मिट्टी में मिला दिया है। वो ये कहकर बच सकते हैं कि चंपत राय, राव या मिश्रा ये सब बीएचपी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि विश्व हिंदू परिषद हो, एबीपी हो, ये सब आरएसएस सब एक ही संगठन है। और एक राम मंदिर में इतने बड़ी लूट ने आरएसएस की पूरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। अब वो किस मुंह से कह पाएंगे कि हम चरित्र निर्माण करते हैं। वही खड़गे, प्रियांक खड़गे जो गृह मंत्री है कर्नाटक के, वो आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं।
सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि मोहन भागवत देश विदेश नून तेल राई सब पर बयान देते हैं। आज के डेट में प्रधानमंत्री से ज्यादा देश का दौरा आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं। कैसी राजनीति होगी, कैसी विदेश नीति होगी, कैसी हमारी आर्थिक नीति होगी, सब पर बयान देते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। लेकिन राम मंदिर पर कब बोलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग उनके जो क्रिटिसिज्म करने वाले हैं वो पूछ रहे हैं। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है, या क्या नरेंद्र मोदी ठीक गुजरात की तरह उस समय के आरएसएस के सबसे बड़े नेता संजय जोशी को जैसे उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, क्या वो आरएसएस पर विजय पा लेंगे? फिलहाल अगर राजनीतिक रूप से देखें तो बीजेपी पर आरएसएस से ज़्यादा पकड़ नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उन्होंने कुछ आदिवासी दलित मुख्यमंत्री बना चुके हैं। लेकिन इसी बीच में वो तमाम नेता जो दोनों नाव पर पैर रखकर साधना चाहते हैं, उनकी दुर्गति तय है। उसी में एक धर्मेंद्र प्रधान है, वो आरएसएस को भी साधना चाहते हैं। इसमें पिछड़े नेता बहुत फंस रहे हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो जिसने ईसा फाउंडेशन को शमशान घाट तक दे दिया, या धर्मेंद्र प्रधान हो जिन्होंने एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर दिया। लगातार एनएफएस किया जा रहा है, सारे वाइस चांसलर आरएसएस के लोग बना दिए गए। तो ये बड़ा सवाल है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। आरएसएस और नरेंद्र मोदी में कौन भारी है या कौन भविष्य में भारी पड़ेगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।